नमस्कार, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास से लिया गया टॉपिक है मौर्योत्तर काल, गुप्त वंश और वर्धन वंश। पहले हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, थ्योरी का पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एग्जामों में पूछे गए हैं और साथ ही उन क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी इसमें ऐड किए हैं। शुरुआत करेंगे पहले हम थ्योरी के पार्ट से, उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मौर्योत्तर काल, गुप्त वंश और वर्धन वंश से। आपका कंप्लीट जो डाउट है वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तो क्लास में कंटिन्यू बने रहना है। शुरुआत करेंगे मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में हम पढ़ेंगे शुंग वंश। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? शुंग वंश। शुंग वंश के बारे में जानते हैं, पुष्यमित्र शुंग के बारे में। शुंग वंश का क्या था? ये संस्थापक। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। ठीक है। इन्होंने अंतिम जो शासक था, मौर्य शासक वृद्धरथ, उसकी हत्या करके इस वंश की स्थापना कर दी थी। वृद्धरथ का जो ये सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, उसने मौर्य शासक था, अंतिम मौर्य शासक वृद्धरथ, उसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। और इस वंश का जो अंतिम शासक था, शुंग वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? देवभूति शुंग। ठीक है। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। कैसे की थी? अंतिम जो मौर्य शासक था वृद्धरथ, उसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। और शुंग वंश का जो अंतिम शासक था वो देवभूति था। क्लियर? अब बात करेंगे कण्व वंश की। इसके बाद आता है कण्व वंश। वासुदेव ने शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके इस वंश की स्थापना की। ठीक है। तो कण्व वंश का संस्थापक कौन है? वासुदेव। कैसे की थी? अंतिम जो शासक था पुष्यमित्र शुंग वंश का जो अंतिम शासक था कौन था? देवभूति। उसके हत्या करके वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना कर दी थी, जिसकी राजधानी क्या थी? विदिशा और पाटलिपुत्र। विदिशा और पाटलिपुत्र थी। ठीक है। और कण्व वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? सुशर्मा। क्लियर? कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव। देवभूति जो था शुंग वंश का अंतिम शासक, उसकी हत्या करके वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की थी। इसकी राजधानी दो थी, विदिशा और पाटलिपुत्र। और कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा। क्लियर? आगे देखते हैं सातवाहन वंश या आंध्र सातवाहन वंश। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक। सिमुक ने अंतिम जो शासक था, सिमुक ने अंतिम शासक कण्व वंश का कौन था? सुशर्मा। सुशर्मा की हत्या करके इस वंश की स्थापना की थी। और यह जो साम्राज्य था वो दक्कन के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में था। जो दक्कन का एरिया पड़ता था उसके उत्तर पश्चिम भाग में ये सातवाहन वंश के राजाओं ने शासन किया था। ठीक है। इसकी प्रथम राजधानी क्या थी? गोदावरी नदी के किनारे प्रतिष्ठान, जो अभी पैंठन महाराष्ट्र है, वो इसकी प्रथम राजधानी थी। बात की जाए द्वितीय राजधानी की, सेकंड राजधानी की, तो क्या थी? अमरावती। द्वितीय राजधानी क्या थी इनकी? अमरावती। क्लियर? गौतमी पुत्र सातकर्णी प्रथम इस वंश का पहला महान शासक था। तो सातवाहन वंश का जो महान शासक था वो कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी प्रथम। क्लियर? और सातवाहन शासकों ने शीशे के सिक्के चलाए थे। ठीक है। अब आगे देखेंगे मौर्योत्तर कालीन विदेशी आक्रमणकारी। जिसमें बात करें हिंद यवन, जिसको यूनानी बोला जाता था, या इंडो ग्रीक। मौर्योत्तर काल में भारत पर सबसे पहला आक्रमण बैक्ट्रिया, अफगानिस्तान जो पड़ता था, के यूनानियों ने, जिसको ग्रीक बोला जाता था, ने किया था, जिन्हें अभी यवन के नाम से भी हम पढ़ते हैं। ठीक है। तो मौर्योत्तर काल में भारत पर सबसे पहला आक्रमण किसने किया था? यवनों ने किया था। क्लियर? भारत में सर्वप्रथम प्रवेश करने का श्रेय किसे जाता है? यूथेडेमस वंश के डेमेट्रियस को। डेमेट्रियस प्रथम। तो भारत में जो सर्वप्रथम प्रवेश किया था वो यूथेडेमस वंश का डेमेट्रियस प्रथम था। उसने भारत में सर्वप्रथम प्रवेश किया था। उसने 183 ईसा पूर्व में साक्कर, जो वर्तमान में कहाँ पड़ता है? सियालकोट पाकिस्तान में, को अपनी
राजधानी बनाया था। भारत पर यवनों का प्रथम आक्रमण 190 ईसा पूर्व पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था। तो भारत पर सर्वप्रथम जो यवनों का आक्रमण हुआ था वो 190 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था। ठीक है। सबसे प्रसिद्ध यवन शासक कौन था? मिनांडर, जो बौद्ध साहित्य में इसे मिलिंद कहा गया है। किसको? मिनांडर को। जो सबसे प्रसिद्ध यवन शासक था वो कौन था? मिनांडर था। और जो बौद्ध साहित्य हैं उसमें जो मिनांडर था उसको मिलिंद कहा गया है। इंडो ग्रीक शासकों ने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। इंडो ग्रीक शासकों द्वारा भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए गए थे। यूक्रेटाइटस ने भारत के कुछ हिस्सों को जीतकर तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया था। किसने? यूक्रेटाइटस ने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया था। अब बात करेंगे शक या सिथियन की। सीरिया, ईरान, अफगानिस्तान इनका मूल स्थान था। किसका? शकों का। शक या सिथियन का जो मूल स्थान जो था वो सीरिया, ईरान और अफगानिस्तान था। 57 ईसा पूर्व में विक्रमादित्य ने मालवा के शकों को परास्त कर खदेड़ दिया और इन्हीं के नाम पर विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। तो विक्रम संवत किसने प्रारंभ किया था? विक्रमादित्य द्वारा। कब किया गया था? 57 ईसा पूर्व में। क्लियर। आगे देखेंगे कुषाण वंश। कुषाण वंश का संस्थापक कौन है? कुजुल कैडेफिसेस। कुषाण वंश का संस्थापक किसे माना गया है? कुजुल कैडेफिसेस को। कुषाण वंश का जो महान शासक था वो कौन था? कनिष्क। कुषाण वंश का महान शासक कनिष्क था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में, कनिष्क द्वारा 78 ईस्वी में कौन सा संवत चलाया गया था? शक संवत चलाया गया था। और शक संवत को भारत सरकार द्वारा काम में लिया जाता है। तो शक संवत जो है उसको भारत सरकार अपने कामकाज में प्रयोग करती है। कनिष्क के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति, कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। कहाँ पर किया गया था? कुंदनवन, जो कि कश्मीर में था। क्लियर। कुंदनवन कश्मीर में। भारत में सोने के सिक्के कनिष्क ने चलाए। कुषाण वंश का अंतिम जो शासक था वो कौन था? वासुदेव। और कुषाणों की जो राजधानी थी वो पुरुषपुर, जो अभी वर्तमान में पेशावर पाकिस्तान पड़ता है। और दूसरी राजधानी क्या थी? मथुरा थी। ठीक है। क्या थी? मथुरा। चरक कनिष्क के राजवैद थे। तो कनिष्क के राजवैद कौन थे? चरक। और चरक ने चरक संहिता लिखी थी। चरक संहिता चरक द्वारा लिखी गई थी। और कामसूत्र की रचना किसने की थी? वात्स्यायन ने। क्लियर। तो कुषाण वंश का सबसे महान जो शासक था कौन था? कनिष्क था। और कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था, जिसको भारत सरकार अपने कामकाज में उपयोग करती है। कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था कुंदनवन कश्मीर में। और कनिष्क ने सोने के सिक्के चलाए थे। और इसकी राजधानी क्या थी? पुरुषपुर, जो पेशावर पाकिस्तान में है। और दूसरी थी मथुरा। इनके राजकवि जो थे, राजवैद्य थे, वो चरक थे। और चरक ने चरक संहिता लिखी थी। कामसूत्र की रचना किसने की थी? वात्स्यायन ने। क्लियर। अब बात करेंगे गुप्त वंश की। बहुत इंपॉर्टेंट वंश है, इसी से एग्जामों में क्वेश्चन बनते हैं। तो गुप्त शासन में कला, स्थापत्य, साहित्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, धातुक्रम, दर्शन शास्त्र इत्यादि के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रगति हुई थी। इसलिए प्राचीन भारत का जो स्वर्ण युग कहा जाता है, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, वो किसे कहा जाता है? गुप्त वंश को। क्लियर। इसमें कला साहित्य के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रगति की गई थी, इसलिए इसे प्राचीन भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। गुप्त काल का जो प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था वो क्या था? उज्जैन था। गुप्त काल का प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र जो था वो कौन था? उज्जैन था। गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द का उल्लेख प्रशासनिक इकाई के रूप में किया जाता है। और ये क्वेश्चन एग्जामों में काफ़ी बार पूछा जाता है। गुप्त प्रशासन में
गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द का उल्लेख किस क्षेत्र में किया जाता था? तो प्रशासनिक जो इकाइयां होती थी उसमें विधि शब्द का प्रयोग किया जाता था। अब बात करेंगे इसके संस्थापक की। तो श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था, और जो गुप्त वंश का जो सबसे महान शासक था वो कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। और इसी को ही वास्तविक संस्थापक माना गया है। किसको? चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना गया है। क्लियर? इसके बाद में आते हैं घटोत्कच। श्रीगुप्त के बाद में आता है घटोत्कच। श्रीगुप्त के बाद में घटोत्कच ने गुप्त शासक बना और इन्होंने शासन किया। इनके बाद में आता है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। तो सर्वप्रथम महाराज धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में गुप्त संवत आरंभ किया था। कब किया था? 319 ईस्वी में। क्लियर? चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी जो राजकुमारी थी उसके साथ, उसका नाम क्या था? कुमार देवी, उसके साथ इनका विवाह हुआ था। सर्वप्रथम रजत मुद्राओं का प्रचलन चंद्रगुप्त प्रथम ने करवाया था। क्लियर? अब बात करेंगे हम समुद्रगुप्त की। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त शासक बना था, और विसेंट ऑर्थर स्मिथ था, उन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है, यानी कि 100 युद्धों का विजेता। बहुत एग्जामों में पूछा जाता है भारत का नेपोलियन कौन है? तो समुद्रगुप्त। इनको भारत का नेपोलियन किसने कहा है? तो विसेंट आर्थर स्मिथ ने कहा है। क्लियर? आगे देखेंगे समुद्रगुप्त की विजयों का विवरण काव्य प्रशस्ति, जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें मिलता है। उसे हरिसेन, इनका राजकवि था हरिसेन, उन्होंने जो काव्य प्रशस्ति की रचना की थी। ठीक है? काव्य प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिसेन, जो इनका राज्य कवि था। और समुद्रगुप्त क्या थे? कवि, संगीतकार और विद्वानों का ये संरक्षक भी थे। जो इनके दरबार में जो कवि, संगीतकार और विद्वान जो होते थे उनका ये संरक्षक था, बहुत मान सम्मान उनका करता था। समुद्रगुप्त को अश्वमेध यज्ञ करवाने का श्रेय भी दिया जाता है। इसे सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इनके सिक्के पर वीणा बजाते हुए सिक्के काफ़ी प्रचलन में थे। साथ ही अश्वमेध प्रकार के सिक्के भी समुद्रगुप्त द्वारा चलाए गए थे। क्लियर? अब बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय की, जिसको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इनके समय भारत आने वाला प्रथम जो चीनी यात्री था कौन था? फायान। चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में आया था। प्रथम चीनी यात्री कौन था? फायान, जो कि चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में भारत आया था। एग्जामों में काफ़ी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि जो चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के शासनकाल में। चंद्रगुप्त सेकंड के समय प्रमुख प्रसिद्ध विद्वान कालिदास, धन्वंतरी, विष्णु शर्मा तथा आर्यभट्ट थे। तो चंद्रगुप्त प्रथम के प्रमुख जो प्रसिद्ध विद्वान थे वो कौन कौन थे? कालिदास, धन्वंतरी, विष्णु शर्मा, आर्यभट्ट, इन्हीं के समकालीन थे। ठीक है? संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान कालिदास, जिन्होंने रघुवंश, शाकुंतलम तथा मेघदूत प्रसिद्ध नाटक लिखे थे। जो कालिदास के जो प्रसिद्ध जो नाटक थे वो रघुवंश, शाकुंतलम और मेघदूत है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। क्लियर? आयुर्वेद के जो प्रसिद्ध ज्ञाता थे कौन थे? धन्वंतरी। और पंचतंत्र का लेखक किसे माना गया है? विष्णु शर्मा को। तब प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक आर्यभट्ट हुआ इनके समय में, जिसने सूर्य विद्वान की पुस्तक लिखी थी। क्लियर? चंद्रगुप्त सेकंड, जिसको विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, के नाम से काफी ये प्रसिद्ध हुए थे। इनका काल साहित्य एवं कला का स्वर्ण युग कहलाता है। चंद्रगुप्त सेकंड का जो काल है वो साहित्य एवं कला का स्वर्ण युग काल कहलाता है। इनके द्वारा सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए गए थे। चंद्रगुप्त सेकंड या
विक्रमादित्य द्वारा। आगे देखेंगे, दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ जो मेहरौली पड़ता है दिल्ली में, वहां पर लौह स्तंभ का निर्माण चंद्रगुप्त सेकंड ने करवाया था। इस स्तंभ के अनुसार चंद्रगुप्त सेकंड ने वहालिकों को परास्त किया था। ठीक है। अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय की हत्या की एवं सक्कारी की उपाधि धारण की थी। तो सक्कारी की उपाधि धारण किसने की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य ने। कब की थी? अंतिम जो शक शासक था रुद्र सिंह द्वितीय, उसकी हत्या करने के बाद इन्होंने सक्कारी की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य, परम भागवत आदि उपाधियां भी धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य, परम भागवत, सक्कारी, काफी उपाधि इन्होंने धारण की थी। और इनके दरबार में 9 रत्न थे। कौन कौन थे? कालिदास, धनवंतरी, छपणक, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घटकरधर, वराहमीर और वररुचि। ये 9 थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न थे। क्लियर? अब बात करेंगे कुमार गुप्त की। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की, जिसका संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? कुमार गुप्त के शासनकाल। गुप्त शासकों में जो सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे वो किसके द्वारा चलाए गए थे? कुमार गुप्त द्वारा। इनके बाद बात करेंगे स्कंद गुप्त की। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार इनके समय हुणों का आक्रमण हुआ था। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार सौराष्ट्र के गवर्नर, कौन था सौराष्ट्र का गवर्नर? पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। तो इनके समय में 2 बातें हुई थी। एक तो हुणों का आक्रमण हुआ था और एक इनका सौराष्ट्र के जो गवर्नर थे पर्णदत्त, उनका पुत्र था चक्रपालित, उन्होंने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। और विष्णुगुप्त की बात की जाए तो विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। क्लियर? अब बात करेंगे गुप्तकालीन साहित्य होगी। गुप्त काल में क्या कौन कौन से साहित्य लिखे गए थे? तो रामायण की रचना वाल्मीकि द्वारा, महाभारत वेद व्यास। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, काफी बार एग्जाम में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि रामायण की रचना वेद व्यास द्वारा की गई थी या वाल्मीकि द्वारा। तो रामायण की रचना वाल्मीकि द्वारा और महाभारत की वेद व्यास द्वारा। कालिदास के प्रमुख काव्य की बात की जाए, नाटकों की बात की जाए तो रघुवंश, कुमार संभव, ऋतु संहार, मेघदूत, ये तो इसके काव्य थे। और मालविकाग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये इनके नाटक थे। वात्स्यायन की बात की जाए तो वात्स्यायन की काव्य सूत्र, शूद्रक की मृच्छकटिकम और कवि माँ की शिशुपाल वध, ये इनके प्रमुख साहित्य थे जो गुप्तकालीन साहित्य कहलाते हैं। क्लियर? अब बात की जाएगी वर्धन वंश की। वर्धन वंश या पुष्पभूति वंश की स्थापना पुष्पभूति द्वारा की गई थी। और राज्यवर्धन जो था उनकी मृत्यु के बाद में 606 ईस्वी में 16 वर्ष की आयु में थानेश्वर की गद्दी पर कौन बैठा? हर्षवर्धन। तो थानेश्वर की गद्दी पर 16 वर्ष की आयु में 606 ईस्वी में थानेश्वर की गद्दी पर हर्षवर्धन बैठा। हर्षवर्धन की प्रथम राजधानी क्या थी? थानेश्वर, जो कुरुक्षेत्र के पास में है। और बाद में इन्होंने अपनी राजधानी क्या बना ली थी? कन्नौज। तो हर्षवर्धन के समय प्रथम राजधानी इनकी क्या थी? थानेश्वर। और बाद में इन्होंने चेंज करके राजधानी क्या किसको बना दिया था? कन्नौज को। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है। और चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखेंगे कादम्बरी वह हरिश्चरित्र का लेखक बाणभट्ट था, जो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था।
तो कादम्बरी और हर्षचरित्र की रचना किसने की थी? बाण भट्ट द्वारा की गई थी। और बाण भट्ट जो थे जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। दक्षिण भारत के चालुक्य शासक के पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे 630 ईस्वी में हराया था। तो हर्षवर्धन को किसने हराया था? चालुक्य शासक था पुलकेशिन द्वितीय, उसने 630 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे हराया था। राज्य की आय का जो मुख्य साधन था वो क्या था? भूमि कर, जिसे क्या कहा जाता था? भाग। यह पैदावार को 1/6 भाग होता था। भाग या भागा या फिर शेयर। इनकी जो इनकम का जो मुख्य स्रोत था वो क्या था? भूमि कर था, जिसको भाग कहा जाता था। और यह पैदावार का जो पैदावार होती थी किसानों से, उसका 1/6 भाग होता था। अब बात करेंगे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो एग्जामों में पूछे गए हैं, और उन्हीं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ और भी क्वेश्चन हमने ऐड किए हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन देखेंगे। ए है पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग। बी है देवभूति शुंग, देवभूति शुंग, अग्निमित्र शुंग और वसुमित्र शुंग। अग्निमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग, देवभूति शुंग, अग्निमित्र शुंग और वसुमित्र शुंग। ठीक है, यह एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या होगा राइट आंसर? शुंग वंश का अंतिम शासक क्या होगा राइट आंसर? देवभूति शुंग आपका राइट आंसर होगा। तो शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति शुंग। और शुंग वंश का जो संस्थापक था वो किसे माना गया है? पुष्यमित्र शुंग को ये संस्थापक था। क्लियर? अगला सवाल देखेंगे। चौथी बौद्ध संगति का आयोजन, चौथी बौद्ध संगति का आयोजन चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कुंदनवन कश्मीर में, कुंदनवन कश्मीर में किसके समय में हुआ था? किसके शासनकाल के दौरान हुई थी? चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कुंदनवन कश्मीर में किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? कुंदनवन कश्मीर में। किसके शासनकाल में? किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? किसके शासनकाल के दौरान की गई थी? ठीक है, ऑप्शन देखेंगे। अजातशत्रु, बी है अशोक, सी कनिष्क और डी होगा बिंबिसार। बताइए, चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कुंदनवन कश्मीर में किया गया था, वो किसके शासनकाल के दौरान आयोजित की गई थी? कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल के दौरान चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कुंदनवन कश्मीर में किया गया था। क्लियर?
3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? गुप्त वंश की स्थापना, गुप्त वंश या गुप्त वंश का संस्थापक, गुप्त वंश की स्थापना किसने की? ए है चंद्रगुप्त प्रथम, बी है आपका श्रीगुप्त, सी है चंद्रगुप्त द्वितीय और डी होगा आपका घटोत्कच। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है ए है चंद्रगुप्त प्रथम, बी है श्रीगुप्त, सी है चंद्रगुप्त द्वितीय और डी है घटोत्कच। तो किसके द्वारा गुप्त वंश की स्थापना की गई थी? श्रीगुप्त द्वारा। और गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक माना गया है वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना गया है, वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक किसको माना गया है? चंद्रगुप्त प्रथम को। और वैसे बात की जाए क्वेश्चन की, को गुप्त वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? श्रीगुप्त द्वारा। चार नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस वंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का, किस वंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का किस वंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहा गया है? किस वंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहा गया है? बी है कुषाण वंश, सी होगा गुप्त वंश और डी है सातवाहन। किस वंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम या स्वर्ण युग कहा गया है? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? गुप्त वंश। ठीक है, गुप्त वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है। पांच नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध है? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध है? ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है कला एवं साहित्य, कला एवं साहित्य। बी होगा साम्राज्यवाद, साम्राज्यवाद। सी होगा भूमि सुधार, कला एवं साहित्य, साम्राज्यवाद, भूमि सुधार और साहित्यिक कार्यों के लिए। साहित्यिक कार्य क्या होगा राइट आंसर? गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था, जिसको स्वर्ण युग भी कहा गया है भारतीय इतिहास का? तो कला एवं साहित्य के क्षेत्र में जो गुप्त वंश में जो कार्य हुए थे वो सर्वाधिक हुए थे, इसलिए कला एवं साहित्य आपका राइट आंसर होगा।
गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? कला एवं साहित्य के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, तीन सौ 20 ईस्वी से 550, 320 ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच, 320 ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच भारत पर, 320 ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच भारत में किस राजवंश का शासन रहा था? 320 ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच भारत पर या भारत में किस राजवंश का शासनकाल रहा था? मगध राजवंश, मौर्य राजवंश, गुप्त राजवंश, या डी होगा आपका होयसल राजवंश, होयसल राजवंश। क्या होगा राइट आंसर? 320 ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच भारत में किस राजवंश का शासन रहा था? तो आपको पता है राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, गुप्त राजवंश ने भारत में 320 ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच भारत में शासन किया था, और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। गुप्त संदर्भ में विधि, गुप्त संदर्भ में विधि शब्द का उल्लेख खालिस्तान से है। गुप्त संदर्भ में विधि जो शब्द था, विधि शब्द का उल्लेख विधि शब्द का उल्लेख खालिस्तान या रिक्त स्थान से है। ए है हाथी इकाई, बी प्रशासनिक इकाई, सी होगा आपका हाथी इकाई, बी ए प्रशासनिक इकाई, सी आपका सैनिक और डी होगा राज्य का निजी रक्षक, राज्य का निजी रक्षक। गुप्त संदर्भ में विधि शब्द का उल्लेख रिक्त स्थान से है। हाथी इकाई, प्रशासनिक इकाई, सैनिक इकाई या फिर राज्य का निजी रक्षक। तो क्या होता था विधि शब्द का अर्थ? प्रशासनिक इकाई। प्रशासनिक इकाई के संदर्भ में विधि शब्द का प्रयोग किया जाता था। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे गुप्त शक। 8 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त शक निम्नलिखित में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? गुप्त शक निम्नलिखित में से किसके द्वारा, गुप्त शक निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया? किसके द्वारा स्थापित किया गया?
ए है चंद्रगुप्त प्रथम, बी होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, सी होगा आपका श्रीगुप्त और डी कुमार गुप्त। गुप्त शक निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो आपको पता है राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा गुप्त शक प्रारंभ किया गया था। क्लियर? गुप्त शासकों में से किसे उसकी उपलब्धियों, गुप्त शासकों में से किसे उसकी उपलब्धियों, उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। गुप्त शासकों में से किसे उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त, बी होगा आपका चंद्रगुप्त प्रथम, सी है श्रीगुप्त और डी होगा कुमारगुप्त। बताइए क्या होगा राइट आंसर? गुप्त शासकों में से किसे उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त को। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? विसेंट आर्थर स्मिथ ने। क्यों कहा था? 100 युद्धों का विजेता, 100 युद्धों का विजेता कौन है? समुद्रगुप्त, जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और विसेंट आर्थर स्मिथ द्वारा इनको भारत का नेपोलियन कहा गया है। क्लियर? 10 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि गुप्त वंश के शासक कौन था? समुद्रगुप्त के पास थी। समुद्रगुप्त के पास थी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के पास थी? जहांपनाह, बी होगा कविराज, ए होगा जहांपनाह, बी होगा कविराज, सी होगा महेंद्र और डी होगा आपका साहिब एक किरा। निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि गुप्त वंश का जो शासक था समुद्रगुप्त उसके पास थी?
जहां पना बी है कविराज, सी है महेंद्र दत्त और डी है साहिब ए कीरा। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? कविराज। कविराज किसको कहा गया है? समुद्रगुप्त को। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। अंतिम मौर्य शासक कौन था? अंतिम मौर्य शासक कौन था जिसकी हत्या करके पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की? ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में पूछा गया है। आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बी हो गया अशोक, सी है आपका इसमें बिंदुसार और डी है बृहद्रथ। ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिए हैं आपको। अंतिम मौर्य शासक कौन था जिसकी हत्या करके पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की थी? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार और बृहद्रथ। तो कौन था अंतिम मौर्य शासक? क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन एग्जाम में पूछा गया है। तो बृहद्रथ था अंतिम मौर्य शासक जिसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश का संस्थापक, ठीक है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? ए है सिमुख, बी हो गया सातकर्णी, सी हो गया आपका इसमें सुशर्मा और डी हो गया बिंबिसार। सातवाहन वंश का संस्थापक तो कौन था? ऑप्शन है आपके सिमुख, सातकर्णी, सुशर्मा और बिंबिसार। तो सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुख आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। कनिष्क का दरबारी कवि, कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? ऑप्शन है बाणभट्ट, ए ऑप्शन बाणभट्ट हो गया, बाणभट्ट और सुश्रुत, सी हो गया आपका इसमें चरक और डी ऑप्शन आपका इसमें आएगा पलकाप्य। 4 ऑप्शन दिए हैं। कनिष्क का दरबारी चिकित्सक पूछा है, तो दरबारी चिकित्सक कौन था? ऑप्शन है ए बाणभट्ट, बी है सुश्रुत, सी है चरक और डी है आपका इसमें पलकाप्य। तो राइट आंसर क्या होगा? चरक आपका इसमें राइट आंसर होगा। क्लियर? कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? चरक। नेक्स्ट देखेंगे
गुप्त संवत, गुप्त संवत, गुप्त संवत किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? ठीक है, ये आरंभ किया गया किसके द्वारा? किसके द्वारा आरंभ किया गया? गुप्त संवत किसके द्वारा आरंभ किया गया? ए है चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम। बी हो गया समुद्रगुप्त। कुमारगुप्त। और डी ऑप्शन आपका इसमें है चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त संवत किसके द्वारा आरंभ किया गया? तो सबसे पहले गुप्त संवत कब आरंभ हुआ था? 319 ईस्वी में। किसके द्वारा? 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। कामसूत्र पुस्तक, कामसूत्र पुस्तक के रचयिता? कामसूत्र पुस्तक के रचयिता। ठीक है, कामसूत्र पुस्तक के रचयिता। कामसूत्र पुस्तक के रचयिता कौन थे? ऑप्शन देखते हैं। ए है कवि माघ। बी ऑप्शन में कालिदास। कवि माघ, कालिदास, वात्स्यायन और शूद्रक। 4 ऑप्शन है आपके। कामसूत्र पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी, वात्स्यायन कामसूत्र पुस्तक के रचयिता थे। इस प्रकार से एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको करवा दिए गए हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में जानेंगे, जिसको पढ़ने के बाद आप अपना सिलेक्शन श्योर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं वो कौन कौन सी बुक्स हैं। ये सभी बुक्स एसके बुक्स पब्लिकेशन की है, जो आपको मार्केट में मिल जाएगी। फर्स्ट की बात करें तो ये गाइड है एसएससी द्वारा आयोजित मल्टीटास्किंग गैर तकनीकी स्टाफ, जिसको एमटीएस व हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन भर्ती परीक्षा के लिए स्पेशल गाइड बना रखी है। इस गाइड में आपको क्या क्या मिलने वाला है वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। सिलेबस के अनुसार जो आपका सिलेबस आता है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इसमें सामान्य ज्ञान, जीके का पार्ट है, मैथ का है, इंग्लिश का है और रीजनिंग का है। कंप्लीट जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार इसको बनाया गया है। एसएससी एमटीएस 2011 से लेके अब तक के प्रश्नों का इसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से इसमें मैटर उपलब्ध करवा रखा है। साथ ही सभी प्रश्नों की इसमें संपूर्ण व्याख्या की गई है। इसमें पीडीएफ के माध्यम से संपूर्ण व्याख्या डाली गई है। इसमें क्यूआर कोड मिलेगा आपको, आप क्यूआर कोड अपने मोबाइल से स्कैन कीजिए और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आप इसमें देख सकते हैं, और इसको लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार बनाया गया है। सामान्य ज्ञान की बात की जाए तो सामान्य ज्ञान के लिए एसएससी जीडी व एमटीएस के लिए ये बुक बहुत ही अच्छी है। इस बुक में आपको क्या क्या मिलने वाला है वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। एसएससी जीडी व एमटीएस के 2011 से लेके अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज सिस्टमेटिक तरीके से मैटर उपलब्ध करवा रखा है। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस हिसाब से एसएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछती है, क्योंकि 2011 से लेके अब तक के प्रश्नों का जितने भी एग्जाम हुए सभी प्रश्नों को इसमें समावेश किया गया है। एसएससी की जीडी व एमटीएस की परीक्षाओं में जो सामान्य अध्ययन के यानी कि जीके के जो प्रश्न आते हैं, उन्हीं के स्तर की अन्य भर्ती परीक्षाओं का प्रश्न भी इसमें डाल रखे हैं। ठीक है, और बात की जाए एसएससी की पुरानी एमसीक्यू व नई टीसीएस एमसीक्यू के प्रश्नों का भी इसमें
संकलन किया गया है। सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या यानी कि कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, हर एक क्वेश्चन का उसका आंसर के साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी इसमें डाला गया है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। अब बात की जाए इसके पैटर्न की, तो इसको लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार बनाया गया है। सामान्य ज्ञान की बात की जाए तो सामान्य ज्ञान, ये बुक सामान्य ज्ञान वृत्त के नाम से है, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी, चाहे वो आप रेलवे की भर्ती देख रहे हो या एसएससी की देख रहे हो या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की जो भर्ती देख रहे हो जिसमें सामान्य ज्ञान का पार्ट आता है, उस सामान्य ज्ञान के लिए ये सामान्य ज्ञान वृत्त के नाम से बुक है, जो कि बहुत ही शानदार है। इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, टॉपिक वाइज बिल्कुल आसान भाषा में, आसान बिल्कुल लैंग्वेज में इसमें मैटर उपलब्ध करवा रखा है। पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा आपको। टॉपिक वाइज क्लियर कर रखा है। टॉपिक के बाद दूसरा टॉपिक इस हिसाब से जो उसके अकॉर्डिंग होता है टाइप वाइज, उस टाइप वाइज के अकॉर्डिंग इसमें मैटर उपलब्ध करवा रखा है। और कंप्लीट जो आपका सामान्य ज्ञान का पार्ट आता है वो सामान्य ज्ञान इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। और ये सभी बुक्स आपको आपके नज़दीकी बुक स्टोर पर भी उपलब्ध हो जाएगी। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इस चैनल पर हम एसएससी, एमटीएस व अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।